नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल के बागावास। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा की है। अब तक हम अरस्तु और प्लेटो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे, नहीं तो वो हमारे वीडियो सेक्शन में उपलब्ध हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक अन्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली के बारे में भी हम जो है अलग अलग छोटे छोटे खंडों के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसका परिचय यह है कि उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है और इसके नाम से वो प्रसिद्ध हैं। जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। 1469 ईस्वी इटली के फ्लोरेंस नगर में मैकियावेली का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली। पूरा नाम निकोलो मैकियावेली। पिता का नाम था बर्नार्डो डी निकोलो मैकियावेली। बर्नार्डो डी निकोलो मैकियावेली। इनकी माता का नाम था बार्टोलोमिया डी स्टेफेनो नेली। बार्टोलोमिया डी स्टेफेनो नेली। और इनको पुनर्जागरण की संतान भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्यों कहा गया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो एक बार फिर से देख लीजिए। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। 1469 ईस्वी में फ्लोरेंस नगर इटली में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली। पिता का नाम था बर्नार्डो डी निकोलो मैकियावेली। माता का नाम था बार्टोलोमिया डी स्टेफेनो नेली। और इनको पुनर्जागरण की संतान भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ कथनों की, जो या तो इन्होंने कहे या इनके बारे में किसी ने कहे। ये कथन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। दो तरीके से पूछे जाते हैं, आप सबको पता है। या तो सीधा स्टेटमेंट देख करके पूछता है कि स्टेटमेंट किसका है, या फिर ऑप्शन देता है जहां पे आपको क्रॉस उसको मिलाना पड़ता है कि मिलाइए कौन कौन सा कथन किसका है। तो देखिए, पहला, मैकियावेली ने कहा पद यानी कि कोई भी जो पोस्ट होती है व्यक्तियों को सम्मानित नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति उन पदों को सम्मानित कराते हैं। यह मैकियावेली का कहना था कि जो पद हैं वो व्यक्तियों को सम्मानित नहीं करते हैं, बल्कि जो व्यक्ति हैं वो उन पदों को सम्मानित करवाते हैं। व्यक्ति के जो गुण होते हैं उन गुणों की वजह से उन पदों का सम्मान होता है। इसके बाद में अगला कथन है जो काफ़ी बार पूछा गया है। यह डनिंग का स्टेटमेंट है। यह है फ्लोरेंस निवासी अपने युग का शिशु है। यह फ्लोरेंस निवासी अपने युग का शिशु है। यह मैकियावेली को कहा गया है और डनिंग ने कहा था। इसके बाद हीगल, मैकियावेली महान व वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसका उद्देश्य सर्वोच्च और महान था। सबसे ऊंचा और महान उद्देश्य था और वो मैकियावेली था, और ऐसा हीगल ने कहा। इसके अलावा मैकियावेली ने एक वाक्य और कहा कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, यानी ये आगे का वाक्य इंपॉर्टेंट है, साध्य पर ध्यान देना चाहिए। साधन हमेशा आदरणीय ही माने जाते हैं। साध्य मतलब आप करना क्या चाहते हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, वो आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा करने के जो तरीके हैं, जो प्रजा है, वो तो हमेशा आदरणीय होते हैं, उसमें कभी कोई खोट नहीं आता है। सेबाइन का एक स्टेटमेंट है, संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है, ऐसा कहना था सेबाइन का। इसके बाद जोन्स, मैकियावेली राजनीति में शक्तिवाद का प्रथम प्रतिपादक था। मैकियावेली राजनीति में शक्तिवाद का प्रथम प्रतिपादक था। यह है जोन्स का स्टेटमेंट। इसके बाद में गेटेल, मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। ये गेटेल का कहना है, मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। ये स्टेटमेंट है, और ये सभी स्टेटमेंट लगभग कभी फर्स्ट ग्रेड में, कभी आरएस में, इन एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से हम नजर मार लेते हैं। मैकियावेली ने कहा पद व्यक्तियों को सम्मानित नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति पदों को सम्मानित कराते हैं। डनिंग ने कहा यह फ्लोरेंस निवासी अपने युग का शिशु है। हीगल ने कहा मैकियावेली महान व वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसका उद्देश्य सर्वोच्च व महान था।
मैकियावेली ने कहा राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, यानी साध्य पर ध्यान देना चाहिए, साधन तो हमेशा आदरणीय ही माने जाते हैं। सेबाइन ने कहा संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। जोन्स मैकियावेली राजनीति में शक्तिवाद का प्रथम प्रतिपादक था। और गेटेल ने कहा मैकियावेली आधुनिक राज दर्शन का जनक था। ये कुछ स्टेटमेंट थे जो आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद मैकियावेली की कुछ पुस्तकों की बात करते हैं जो चर्चित हैं, काफ़ी बार पूछी जाती हैं, और उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है द प्रिंस यानी कि नरपति। यह मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध और महान रचना है। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। यह बुक जो है ये लोरेंजो द मेडिची को समर्पित है। इसके अलावा इसका जो मुख्य पात्र है उसका नाम है सीजन बोर्जिया। मुख्य पात्र का नाम है सीजन बोर्जिया। ये थी आपके द प्रिंस। इसके बाद में बात करते हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। अगली पुस्तक का नाम है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। यह पुस्तक गणतंत्र और नागरिक अधिकारों का उल्लेख करती है। इस पुस्तक में मैकियावेली ने गणतंत्र का उल्लेख किया है और नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और द आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध कला, ये भी इनकी चर्चित पुस्तकें थी। तो आपको नाम याद रखने हैं द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एंड द आर्ट ऑफ वॉर। ये मैकियावेली की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। अब हम इसका संक्षिप्त एक परिचय प्राप्त करते हैं कि मैकियावेली क्या था। जब मैकियावेली का जन्म हुआ था तब इटली में पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था। उस वक्त केवल इटली में नहीं, लगभग पूरे यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था। जगह जगह क्रांतियां हो रही थी, जगह जगह लोग समझदार हो रहे थे, जागृत हो रहे थे। इसलिए मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहते हैं। यह भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ उस समय यूरोप में और विशेषकर इटली में भी पुनर्जागरण की क्रांतियां हो रही थी, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। मैकियावेली भी अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह इटली को राष्ट्र राज्य यानी कि एक स्टेट बनाना चाहता था, संप्रभु राज्य बनाना चाहता था। परंतु उस समय शासन व्यवस्था में धर्म का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। यानी कि शासन सीधा राजा के द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि जो धर्म था, धर्म का मतलब है जो उस वक्त के पादरी या पोप हुआ करते थे, उनका उस सत्ता के अंदर सीधा हस्तक्षेप हुआ करता था। इसलिए मैकियावेली चर्च और पोप को अपनी सबसे बड़ी बाधा मानता था। क्योंकि लोगों को समझाना है, अगर जागृत करना है, तो जब वो पब्लिक के पास जाते थे तो वहां पर जो चर्च और चर्च के जो अनुयायी होते थे वो उनका विरोध करते थे, सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। मैकियावेली अपने दौर के अन्य विचारकों की तुलना में बिल्कुल अलग था। अलग कैसे था कि वह आदर्शवाद पर नहीं बल्कि यथार्थवाद पर जोर देता था। उस समय के जो ज़्यादातर राजा थे, वो दार्शनिक थे, वो ये चाहते थे कि राजा कैसा हो। उनका बार बार जो वर्णन होता था, जिक्र होता था, वो ये था राजा ऐसा होना चाहिए, राजा में ये गुण होने चाहिए, राज्य में ये गुण होने चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने इन सब की बातें नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि राज्य को कैसा होना चाहिए या राजा को कैसा होना चाहिए। उसने बताया कि लोग हैं कैसे, यथार्थ बातें की, जो वास्तविकता थी उसके ऊपर जोर दिया। और वो चाहता था कि जो शासन की कला है वो बदले, शासन करने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन करना चाहता था। गार्नर के अनुसार, अंडरलाइन रखे शब्द को, गार्नर के अनुसार स्टेट यानी राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने ही किया था। ये गार्नर का कहना है कि स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने ही किया था। और ये स्टेट शब्द ग्रीक शब्द स्टेटो से बना है, ग्रीक शब्द स्टेटो से बना है। तो ये मैकियावेली के बारे में कुछ बातें कि जन्म इटली में हुआ और उसमें पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था, तो इनको पुनर्जागरण की संतान कहते हैं। इसके अलावा उनको अपनी जो व्यवस्थाएं थी, जो उनके पुनर्जागरण का कार्य था, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो महसूस हुई वो थी चर्च। ये प्रश्न रिपीट है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि सबसे बड़ी बाधा किसको माना गया था, चर्च या पॉप को। इसके बाद में वो यथार्थवाद पर जोर देता था और स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने ही किया, और ये मानना किसका था, गार्नर का। आगे देखें, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। यह भी हमने अभी पढ़ा था, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था। तो ये आपको कारण मिल गया होगा कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था। मैकियावेली नैतिकता के प्रति उदासीन था। उसका नैतिकता के प्रति ना तो विशेष प्रेम था, ना उसका वो विरोधी था। यानी कि नैतिकता के ऊपर ना तो उसने कभी कोई सकारात्मक बयान दिया, ना ही उसका विरोध किया, बल्कि वो उसके प्रति उदासीन था, तटस्थ था। वो किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। मैकियावेली ने अपनी अध्ययन पद्धति में अनुभव और इतिहास का मिश्रण किया है। अनुभव को और इतिहास को दोनों को मिला करके उसने एक नई पद्धति निकाल दी और उसका नाम पड़ा ऐतिहासिक पद्धति। तो मैकियावेली ने अपने अध्ययन पद्धति में अनुभव को शामिल किया, इतिहास को शामिल किया और दोनों मिली तो ऐतिहासिक पद्धति बनी। इस प्रकार मैकियावेली ने दो अध्ययन पद्धतियां अपनाई, एक तो ऐतिहासिक पद्धति और एक अनुभव वाली, तो अनुभूति मूलक पद्धति। ये दो पद्धतियां मैकियावेली की थी। अब मैकियावेली और उसका मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार थे, मैकियावेली मानव स्वभाव के बारे में क्या मानता था, वो देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार मानव जो है वो स्वभाव से स्वार्थी, लालची और डरपोक होता है। वो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, झूठा और लोभी होता है। बहुत लालची किस्म का मानता था, डरपोक भी मानता था। और उसके अनुसार केवल 3 ही वस्तुएं व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी मैकियावेली की प्रेरणा शक्ति नहीं है। तो 3 तो ये मिलेंगी, चौथी कुछ भी मिल सकता है। तो 3 याद रखनी है, एक प्रेम, श्रम और संपत्ति। तो मैकियावेली ने केवल 3 ही मूल प्रवृत्तियां मानी है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वो है प्रेम, श्रम और संपत्ति। इन 3 प्रवृत्तियों के कारण ही मनुष्य कोई कार्य करता है। और यहां पर उसने ये भी कहा कि मनुष्य दूसरों से प्रेम सिर्फ तभी करता है या तब तक ही करता है जब तक उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता है। अगर उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं है तो वो किसी से ना तो प्रेम करता है ना और कुछ, और या फिर किसी डर के कारण भी वो ऐसा कर सकता है। ये उसका मानना था। इसके बाद में उसने कहा, इस सब को सिद्ध करने के लिए मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल सकता है। ये वाक्य भी रिपीट आया हुआ भैया, व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति का विनाश कभी नहीं भूलता है। यानी कि जब पिता मर जाता है उस बात को तो 10 दिन 12 दिन में भूल जाता है कि उसका पिता मर गया, लेकिन उस पिता की जो संपत्ति थी अगर उसका नाश हो जाता है उसको वो आजीवन मरते दम तक बार बार दोहराता रहता है कि मेरे पिता की ये संपत्ति थी, उसका नाश हो गया। इस कथन से, इस स्टेटमेंट से उसने यह स्पष्ट करना चाहा कि मनुष्य दूसरों से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वह किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध रखना नहीं चाहता है। मैकियावेली कहता है, राजा को नागरिक की संपत्ति और स्त्री को नहीं छूना चाहिए। राजा को नागरिक की संपत्ति और स्त्री को नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही किसी भी व्यक्ति को उसके भाग्य से प्राप्त होती हैं। संपत्ति और स्त्री व्यक्ति को उसके भाग्य से प्राप्त होती है, इसलिए किसी राजा को यानी कि राज्य को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैकियावेली ने संपत्ति और स्त्री की तुलना की थी और एक वाक्य कहा था कि भाग्य के रूप में संपत्ति और भाग्य के रूप में स्त्री, ये दोनों केवल भाग्य से प्राप्त होते हैं, इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता है। शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। मैकियावेली इटली में सुदृढ़ और निरंकुश शासन व्यवस्था बनाना चाहता था। सुदृढ़ यानी कि मजबूत शासन व्यवस्था बनाना चाहता था और उसका मानना था ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब शासन व्यवस्था निरंकुश हो। उसका शासन प्रणालियों का वर्गीकरण का आधार लोगों का चरित्र था। अंडरलाइन करें इस चीज को, लोगों का चरित्र। यानी कि मैकियावेली ने शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया, ये पूछे जाने लायक बहुत अच्छा सवाल है। मैकियावेली ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण लोगों के चरित्र के आधार पर किया था और इस आधार पर उसने शासन को 2 वर्गों में बांटा। लोगों का जो चरित्र है उसके आधार पर उसने शासन को 2 वर्गों में बांटा, एक तो राजतंत्र और एक गणतंत्र। फिर से इस बात को ध्यान रखें, आगे हम स्पष्ट करेंगे कि लोगों के चरित्र के आधार पर लोग कैसे हैं, प्रजा कैसी है, उसके आधार पर उसने माना कि शासन 2 तरीके का हो सकता है, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र।
राजतंत्र का वर्णन तो उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था, इसको भी याद रखना है। राजतंत्र का वर्णन उसने द प्रिंस में किया है। सिंपली आपको याद आ जाएगा, प्रिंस राजकुमार को कहते हैं, तो ये राजतंत्र इसमें आ जाएगा। जबकि गणतंत्र का उल्लेख डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में किया गया है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी के अंदर उसने गणतंत्र का उल्लेख किया था। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि उसने चरित्र के आधार पर कैसे दो तंत्र बनाए। तो उसने एक राजतंत्र बनाया, एक गणतंत्र बनाया। राजतंत्र व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक का मतलब है जो चल रहा है, निरंकुश शासन है। राजतंत्र केवल एक व्यक्ति के पीछे चलता है, राजा। वहां पर राजा ही सर्वोपरि होता है। राजा का जो आदेश है वही नियम होता है, वही संविधान, वही कानून होता है, और वो हर प्रकार से अपने राज्य को नियंत्रित कर सकता है। ये व्यवहारिक रूप है। उस समय केवल यही सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब चरित्र की बात करें कि ऐसा राजतंत्र जो है किस चरित्र के लोगों पर लागू होना चाहिए, तो वो चरित्र है भ्रष्ट और लालची लोगों के लिए। कि जो लोग, जो जब प्रजा भ्रष्ट हो जाए, लालची हो जाए, जब उसमें बुराइयां आ जाएं, तो उसका नियंत्रण करने के लिए एक ऐसे शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो उनका सख्ती से, कड़ाई से, कठोरता से नियंत्रण कर सके, और ऐसा केवल राजतंत्र में ही संभव है। इसलिए उसने इस प्रकार के, यानी कि भ्रष्ट और लालची प्रकार के जो लोग थे, उनके लिए राजतंत्र को सर्वोपरि माना। और ऐसा वो इटली में भी लागू करना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में वहां के लोग भी भ्रष्ट थे। तो वो चाहता था इटली के अंदर राजतंत्र आए। और मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि वह इटली के अंदर सुदृढ़ और निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। सुदृढ़ यानी कि मजबूत, और निरंकुश यानी जहां शासक को सभी प्रकार की शक्तियां मिल जाए कि वो प्रजा को किसी भी हद तक जाकर के नियंत्रित कर सके। इस प्रकार की अगर शक्तियां दी जाती हैं शासन व्यवस्था को, तो वो राजतंत्र में आ जाता है। और इसका वर्णन किया कहां पे गया था? द प्रिंस पुस्तक के अंदर। गणतंत्र की बात करें तो यह शासन का आदर्श रूप है। आदर्श रूप इसलिए क्योंकि हम मानते हैं इसमें ज्यादातर जो चीजें वो आदर्शात्मक है कि ऐसा होना चाहिए, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन हम कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्र होगी। और ये कौन से चरित्र के लोगों पर लागू होगी? जो सद्गुणी होंगे, सच्चरित्रवान होंगे, उन लोगों के ऊपर गणतंत्र की व्यवस्था लागू हो सकती है। अब ये लागू कहाँ हो सकती है? तो उस समय ये स्विट्जरलैंड में लागू थी। तो उसने कहा कि जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर गणतंत्र व्यवस्था है, वो वहीं पर लागू रह सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग चरित्रवान हैं, सच्चरित्र हैं, सद्गुणी हैं, यानी कि वो नियमों का पालन करते हैं, राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए वहां पर गणतंत्र हो सकता है। और इस चीज का, यानी कि गणतंत्र शब्द का, गणतंत्र शासन व्यवस्था का जो वर्णन है वो कहाँ किया गया था? डिस्कोर्सेज ऑन लिवी के अंदर। तो ये मैकियावेली की जो शासन व्यवस्था थी वो दो प्रकार की थी। मैंने दोनों की तुलना कर दी, दोनों को अच्छे से समझा दिया। तो आप ध्यान रखेंगे, दो शासन प्रणालियां। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो वो किया गया वहां के लोगों के चरित्र के आधार पर। और कितने प्रकार? दो प्रकार, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र व्यवहारिक रूप है, जबकि गणतंत्र आदर्श रूप है। राजतंत्र भ्रष्ट और लालची लोगों के लिए है, जबकि गणतंत्र सद्गुणी और सच्चरित्र लोगों के लिए है। राजतंत्र इटली जैसे देश में लागू होना चाहिए, जबकि गणतंत्र स्विट्जरलैंड जैसे देश में लागू है। और राजतंत्र का वर्णन द प्रिंस पुस्तक में किया गया है, जबकि गणतंत्र का वर्णन डिस्कोर्सेज ऑन लिवी पुस्तक के अंदर किया गया है। अब बात करते हैं मैकियावेली की, और उसके विचार धर्म और नैतिकता को लेकर के क्या थे इसके ऊपर। तो अभी मैंने बताया कि मैकियावेली नैतिकता के प्रति उदासीन है, तटस्थ है, उसका नैतिकता के प्रति कोई विचार नहीं है। जिस वक्त मैकियावेली का जन्म हुआ था तब शासन व्यवस्था पर धर्म हावी था, बहुत बुरी तरह से धर्म का नियंत्रण था। मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने की बात की, उसको पृथक किया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। इसलिए मैकियावेली को प्रथम यथार्थवादी कहा जाता है, क्योंकि धर्म जहां पे आ जाता है तो धर्म और नैतिकता में अधिकतर बातें आदर्शवादी होती हैं, आदर्शात्मक बातें होती हैं कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में क्या वैसा किया जाना संभव है, इस चीज को भी देखना जरूरी होता है। इसलिए उसने धर्म और नैतिकता को राज से अलग किया
और उसको यथार्थवादी कहा गया। वह नैतिकता के प्रति उदासीन था। मैकियावेली के अनुसार राजनीति का मूल जो कारण है या लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, शक्ति अर्जन करना होना चाहिए। जो शासन है उसके पास शक्ति होनी चाहिए, हर तरीके की शक्ति होनी चाहिए, और इसके लिए जो राजा है उसको साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनानी चाहिए। यानी कि अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, विकसित करने के लिए, स्वतंत्र संप्रभु रखने के लिए उसको साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका पक्षधर था मैकियावेली। राजा को शेर की तरह बलशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान रखें कि शेर की तरह बलशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो। ये सिद्धांत किसका था? ये सिद्धांत था मैकियावेली का, कि राजा बहुत बलशाली होना चाहिए, उसके पास शक्तियां होनी चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य ही शक्ति अर्जन होना चाहिए, और वो इतना चालाक होना चाहिए कि हर प्रकार के जो षड्यंत्र होते हैं उनसे बच सके, यानी कि लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इस सिद्धांत को, इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को नराश्व कॉन्सेप्ट कहते रहिए कि यूनानी कॉन्सेप्ट है, तो आप याद रखें इस प्रकार का जो सिद्धांत है, यानी कि शेर की तरह बलशाली और लोमड़ी की तरह चालाक, इस सिद्धांत को नराश्व, नर प्लस अश्व अवधारणा कहते हैं, और ये यूनानी अवधारणा है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं मैकियावेली और राज्य के बारे में। मैकियावेली राज्य के बारे में क्या सोचता था, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। मैकियावेली राज्य को कृत्रिम संस्था मानता था। इन शब्दों पे गौर करना है। मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा था कि प्राकृतिक संस्था मानता है या कृत्रिम संस्था मानता है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो मैकियावेली जो है वो राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति से हुई है, अर्थात राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो व्यक्ति थे जिनके पास शक्ति थी, उन लोगों ने दूसरे लोगों को दबाना शुरू किया, नियंत्रित करना शुरू किया, उन पर अत्याचार करना शुरू किया। यानी कि राज्य प्राकृतिक रूप से नहीं है, लोगों ने अपने शक्ति के दम पर इसको स्थापित किया है, यानी कि एक कृत्रिम संस्था है, ऐसा मैकियावेली का मानना है। तो उसने कहा राज्य की उत्पत्ति स्वार्थ प्रवृत्ति से हुई है, अर्थात राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि अपने लालच और स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है जो परिवर्तनशील है। ये भी लगातार बदलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ना तो राजा स्थायी रहेगा, ना ही राज करने का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो स्थायी रहेगा। ये लगातार परिवर्तनशील रहेगा। ऐसी कुछ बातें अरस्तु ने भी कही थी कि राजतंत्र जो है लगातार बदलता रहता है। 6 प्रकार के राजतंत्र, राज व्यवस्थाएं उसने बताई कि एक व्यवस्था खत्म होती है, दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, तो अरस्तु में आप पढ़ेंगे। ऐसा ही विचार मैकियावेली का भी था कि जो राज व्यवस्थाएं होती हैं वो लगातार परिवर्तनशील होती है। यद्यपि मैकियावेली ने राज्य को अन्य संगठनों में उच्चतम माना है। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि वो राज्य को कृत्रिम संस्था मानता था, लेकिन फिर भी व्यक्ति ने जितनी संस्थाएं बनाई हैं उन सभी संस्थाओं में राज्य को सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ मानता था मैकियावेली। क्यों? क्योंकि राज्य अन्य संस्थाओं की तुलना में अधिक बलशाली होता है, अधिक ताकतवर होता है। तो यद्यपि मैकियावेली ने राज्य को अन्य संगठनों में उच्चतम माना है, उसके अनुसार राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है या ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जितने भी संगठन इंसानों ने बनाए हैं उनमें उतना दम नहीं है जितना कि राज्य में है। राज्य हर प्रकार के नियमों का पालन करवा सकता है, नियंत्रण कर सकता है, मानव सभ्यता का विकास करवा सकता है, किसी नगर सभ्यता का विकास कर सकता है। इसलिए राज्य सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। मैकियावेली द प्रिंस के 18वें अध्याय में राजा के कुछ गुण बताता है। मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक जो कि राजतंत्र से संबंधित है, उसके 18वें अध्याय में राजा की कुछ विशेषताएं बताता है कि किसी राज्य का जो शासक है, जो राजा है, वो कैसा होना चाहिए। तो वो अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने वाला हो। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, इसने पहले भी कहा कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य शक्ति अर्जन करना होना चाहिए। तो राजा वही होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करने की क्षमता रखता हो। दूसरा, उसमें शेर और लोमड़ी के गुण रखने की प्रवृत्ति हो, यानी कि नराश्व सिद्धांत का पालन करने वाला हो।
तीसरा, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाला हो, यानी कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, राज्य को प्राथमिकता मिले, राज्य को सर्वोच्च स्थान मिले और राज्य का दिन दुना रात चौगुना विकास किया जा सके, इस प्रकार की नीति का पालन किया जाना जरूरी है। इसके अलावा प्रमुख चीज उसने बताई कि राज्य को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। चापलूस लोगों के संपर्क में अगर व्यक्ति आएगा, राजा आएगा, तो वो दिशा भ्रमित होगा, उसको गलत जानकारियां मिलेंगी और वो राज्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा, अपने धर्म का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था मैकियावेली से संबंधित वो तमाम सामग्री जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती हैं, वो सब मैंने आपको स्पष्ट करने की कोशिश की। चलते चलते मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं ताकि आपको पूरे वीडियो का एक सार मिल जाए कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। इसके अलावा इनको पुनर्जागरण की संतान कहते हैं। डनिंग ने इनको अपने युग का शिशु कहा था, जबकि गेटल ने मैकियावेली को आधुनिक राज दर्शन का जनक कहा था। इनकी पुस्तकें थी द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार। इसके अलावा जब ये पैदा हुए थे तब पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था, इसलिए इनको पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। ये पुनर्जागरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? पोप को या चर्च को, और वहां पर आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? इसके अलावा धर्म भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि गार्नर ने यह बताया कि स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था और स्टेट शब्द एक ग्रीक शब्द स्टेटो से बना है। इसके अलावा जो मैकियावेली था उसका नैतिकता के प्रति कोई विचार नहीं था, यानी कि ये उदासीन था। इसके अध्ययन पद्धतियों में ऐतिहासिक पद्धति थी और अनुभव मूलक पद्धति थी। एक चीज और याद रखनी है कि मैकियावेली 3 विशेष प्रवृत्तियों पर, मानव की 3 मूल प्रवृत्तियों पर विशेष जोर दिया। वो था प्रेम, श्रम और संपत्ति। यहां पर कुछ कथन हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति का विनाश नहीं, ये मैकियावेली ने कहा था। इसके अतिरिक्त मैकियावेली ने कहा कि राजा को नागरिक की संपत्ति और स्त्री दोनों को ही नहीं छूना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भाग्य से, किस्मत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद मैकियावेली ने शासन प्रणालियों को लोगों के चरित्र के आधार पर, चरित्र के आधार पर 2 भागों में बांटा। एक था राजतंत्र और एक था गणतंत्र। अब आपको इनकी पुस्तकों के नाम मैंने आपको बताई दिए थे। राजतंत्र द प्रिंस में था और गणतंत्र डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में था। राजतंत्र व्यावहारिक रूप है, गणतंत्र आदर्श रूप है। इसको आप दोबारा जब वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तब आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म और नैतिकता मैंने आपको बताई दी थी कि जो मैकियावेली है वो साम दाम दंड भेद की नीति वाला राजा चाहता है, नराश्व सिद्धांत अपनाने वाला राजा चाहता है और इसको प्रथम यथार्थवादी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। मैकियावेली राज्य को कृत्रिम संस्था मानता था। तो दोस्तों, ये मैकियावेली था। मैकियावेली के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और इसको आप तुरंत याद कर पाएंगे। इतनी सरल भाषा का मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जो जानकार हैं, उनको वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी ग्रुप के लोग हैं उन सबको भी ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब